हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और प्रैक्टिस सेट में आधुनिक काल में जो है हम सभी द्विवेदी युग को देख रहे थे। जैसा कि आधुनिक काल कई भागों में विभाजित किया गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता, अकविता, है ना। तो इसमें भारतेंदु को हम लोगों ने देख लिया है। भारतेंदु युग की प्रश्नोत्तरी हम लोगों ने कर ली है। अब द्विवेदी युग, है ना, द्विवेदी युग की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जिनमें जो है 25 प्रश्न कर चुके थे। तो इसके आगे के क्रम में देखेंगे और ये बता दें आप सभी को कि ये जो प्रश्नोत्तरी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये जो है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, यूपी का हो या अन्य राज्य का टीजीटी पीजीटी हो, DIT+B, KVS, NVS, बिहार शिक्षक भर्ती, ठीक है। तो सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके ये श्रृंखला चलाई गई है और ये क्लास प्रतिदिन होती है प्रैक्टिस से। तो क्रम से हम सभी जो है आधुनिक काल के द्विवेदी युग पे पहुँचे हैं। तो आधुनिक काल के द्विवेदी युग का जो क्वेश्चन है वो 25 नंबर का क्वेश्चन है। जैसा कि हम देखते हैं कि हरिहौद जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं द्विवेदी युग में। और रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु प्रश्रवण, प्रेमाम्बु प्रवाह, प्रेम पुष्पहार, उद्बोधन, काव्योपवन, ऋतु मुकर, कर्मवीर, पदम प्रसून, ठीक है, तथा पदम प्रमोद, ये सब इनकी क्या है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जिनमें और देखते हैं कल्पलता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कल्पलता बहुत पूछी जाती है। बोलचाल, पारिजात भी है हरिऔध जी का। हरिऔध सतसई जैसे मुक्तक काव्य के अलावा कबीर वचनावली, साहित्य संदर्भ तथा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, आलोचनात्मक कृतियों की रचना भी हरिऔध ने की है। 1924 में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान पद को भी सुशोभित किया था। कब? 1924 में। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय हरिऔध जी को है। किसको है? हरिऔध जी। किस बोली का? खड़ी बोली का प्रथम कवि, ठीक है। ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने कर ली थी, बस एक थोड़ा सा रिवीजन के लिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है रचनाएं। जैसे कल्पलता हो गया, पारिजात हो गया, है ना, प्रेम प्रपंच हो गया, ऐसी रचनाएं हैं। कर्मवीर हो गया 1916 में। तो ये याद रखने योग्य है। अगला प्रश्न 25 नंबर के प्रश्न से हम देखते हैं। 25 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, ये है वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है। किसने लिखा है? वैदेही वनवास नामक काव्य किसने लिखा है? तो प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, है ना, ये सभी किसका है? हरिऔध जी का है। राइट आंसर बी हो जाएगा। वैदेही वनवास के लेखक हैं। वैदेही वनवास के लेखक हैं। फिर से वही उसी क्वेश्चन को दोबारा से पूछ लिया गया और देख लेते हैं ये क्वेश्चन आया कब है। पीजीटी परीक्षा 2009 में इस तरह से प्रश्न बना था और ये सभी जान रहे हैं हम सभी कि हरिऔध जी की रचना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है, वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? देखिए एक ही प्रश्न को कितनी बार किस तरह से पूछा गया है ना। वैदेही वनवास नामक काव्य किसने लिखा, फिर वैदेही वनवास के लेखक कौन है, फिर उसके रचयिता कौन है ना। एक ही प्रश्न को कितनी बार घुमाया गया है। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? तो ये हरिऔध जी हैं। ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आगे भी देखना है। ये देखिए NVS प्रवक्ता परीक्षा 2019 में आया था, ठीक है। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है हरिऔध, ऑप्शन सी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी है केशवदास, है ना। तो जहाँ खड़ी बोली की बात आ रही, केशवदास तो है नहीं, ये भी नहीं है, भारतेंदु भी नहीं है ना। प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास तो किसका है? हरिऔध जी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखते हैं 29। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली का पूछा गया है तो क्या है? प्रिय प्रवास है। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम सभी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए है साकेत, ऑप्शन बी है सामधेनी,
ऑप्शन सी है हल्दी घाटी, ऑप्शन डी है प्रिय प्रवास। तो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। किसकी रचना है, हरिऔध जी की है। किस भाषा की है, खड़ी बोली की। निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। ऑप्शन ए है साकेत, ऑप्शन बी है प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी है लोकायतन, ऑप्शन डी है कामायनी। तो ये केबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो हमारी समझ से इसका राइट आंसर आप सभी जो है बता देंगे बड़ी सरलता से। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, हरिऔध जी की है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है, पूछा गया है। तो अभी इनकी ऊपर रचनाओं को हम लोगों ने पढ़ा है ना, कि विचित्र विवाह और वैदेही वनवास ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है चौखे चौपते, ऑप्शन डी है चुभते चौपते। तो जो है ये विचित्र विवाह नहीं है, क्या नहीं है, विचित्र विवाह नहीं है। बाकी वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, चौखे चौपते, चुभते चौपते, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, हरिऔध जी की। किसकी रचना है, हरिऔध जी की है। ठीक है, आगे देखते हैं। विचित्र विवाह राष्ट्र भारती, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देवदूत, देव सभा, रामचरित उपाध्याय की कृतियां हैं। विचित्र विवाह किसकी कृति है, रामचरित उपाध्याय की। विचित्र विवाह, राष्ट्र भारती, देवदूत, देव सभा, रामचरित उपाध्याय की कृति है। इसके अतिरिक्त इन्होंने रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की भी रचना की है। शेष कृतियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 का है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये पद्य है। पूछी जाती है अधिकतर परीक्षा में कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी जब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है। ऑप्शन ए है आंसू, ऑप्शन बी है परिवर्तन से, ऑप्शन सी है प्रिय प्रवास से, ऑप्शन डी है किसान से। ठीक है, तो ये किससे ली गई है, तो जहाँ तक सबको पता है ये कि प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से, प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग की है ये पंक्ति, प्रथम सर्ग की है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी जब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से है। ठीक है, आगे देखते हैं। द्विवेदी युग की कविता है, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मकता, और इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, ये इतना याद रखेंगे। तो हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 34-35 नंबर का प्रश्न देखते हैं, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि सामान्यतः द्विवेदी युगीन काव्य को नीरस, इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य की प्रमुख विशेषता है, तो ये द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। अगला देखेंगे 36 नंबर का प्रश्न, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, गद्यात्मकता, ऑप्शन बी है काव्यात्मकता, ऑप्शन सी है वैचारिकता, ऑप्शन डी है इतिवृत्तात्मकता। तो इसमें पूछा गया है कि नहीं है, तो क्या नहीं है, काव्यात्मकता नहीं है। क्या नहीं है, काव्यात्मकता। बाकी गद्यात्मकता, वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता ये तीनों हैं और ये नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जो नहीं है उसी को सही बताना है। अगला प्रश्न 37 है, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है। मधुप इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 2018 में आया हुआ प्रश्न है ये। तो मधुप उपनाम से कौन लिखता था, मैथिली शरण गुप्त। आगे देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में, इनसे प्रश्न बन सकता है। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इस उपनाम से गुप्त जी ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की मेघनावध, बिरहणी ब्रजांगना आदि कृतियों का काव्यानुवाद तथा नवीन चंद्र सेन के पलाशीर युद्ध का अनुवाद प्लासी युद्ध नाम से किया है। किस नाम से, प्लासी युद्ध नाम से। नवीन चंद्र सेन के पलाशीर युद्ध का नाम प्लासी युद्ध नाम से किया है। उस समय
की परंपरा के अनुसार उन्होंने अपना उपनाम रसिकेंद्र भी रखा, जिस पर आचार्य द्विवेदी जी ने लिखा है कि रसिकेंद्र बनने की इच्छा छोड़िए, वह समय गया। किसने लिखा है? द्विवेदी जी ने। स्वदेश नामक कविता की रचना में इनका उपनाम भारतीय था। पिताश्री उपनाम से उन्होंने सवैये की भी रचना की। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा। महात्मा गांधी ने इन्हें भारत भारती की रचना के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि दी। किसने दी? महात्मा गांधी ने। किसके लिए? भारत भारती के लिए। भारत भारती रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। आधुनिक युग का तुलसी, इन्हें आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। किसे? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी। ठीक है। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। द्विवेदी युग के हरिगीतिका छंद के बादशाह माने जाते हैं। कौन? गुप्त जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है। क्या कहा है? सामंजस्यवादी कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य जगत में, और महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा है। किस रचना पर? भारत भारती की रचना पर। आधुनिक युग का तुलसी भी इन्हें कहा जाता है। हरिगीत का छंद के बादशाह माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि भी कहा है। ठीक है, इतना। आगे देखते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? 1912 ईस्वी में। ऑप्शन बी है 1914 में, ऑप्शन सी है 1916 में, और ऑप्शन डी है 1918 में। तो 38 नंबर का प्रश्न है, भारत भारती कब हुआ था? 1912। भारत भारती 1912 में हुआ था। 39 नंबर का प्रश्न देखते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, डिटेल जान लेते हैं। अगस्त 1886 को झांसी उत्तर प्रदेश के चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त हिंदी के सर्वाधिक प्रभावी तथा लोकप्रिय रचनाकारों में से एक है। कब जन्मे थे? 1886 में। कहाँ? झांसी। झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के चिरगांव में। ठीक है। इनकी कविताओं में बौद्ध दर्शन, महाभारत, रामायण आदि के कथानक स्वतः उतर आते हैं। हिंदी की खड़ी बोली के रचनाकार गुप्त जी हिंदी कविता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के समान हैं। उन्होंने सन 1912 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया, जो 3 खंडों में है। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? 1912 में। कितने खंडों में बताया गया इसे? 3 खंडों में। आगे देखते हैं। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की संज्ञा दी। दूसरा पॉइंट, गांधी जी को सन 1954 में पद्म भूषण प्रदान किया गया। कब? 1954 में। साकेत इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिनमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर रामकथा कही गई है। किसमें? साकेत में। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जयद्रथ वध, बिकट भट्ट, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, द्वापर, वैतालिक, कुड़ार, यशोधरा। इंपॉर्टेंट है यशोधरा। पंचवटी भी इंपॉर्टेंट है। हिडिम्बा, अर्जुन विसर्जन, काबा और करबला भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं इनकी रचनाओं में। गुप्त जी द्वारा अनुदित काव्य, गुप्त जी द्वारा अनुदित काव्य है प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त, संहार। यशोधरा की नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। यशोधरा की नायिका जो है काव्य की, वो गौतम बुद्ध की पत्नी कौन है? यशोधरा है। किसान में एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा है। रंग में भंग राजपूत आन की कथा है। ये सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैनी मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित प्रबंध काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन 1919 में। भारत भारती 1912 में। ठीक है। किंतु इनकी ख्याति का मूलाधार भारत भारती 1912 है। आगे देखते हैं। गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नाटक, तीनों नाटक इंपॉर्टेंट है इनके। तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ नामक 3 नाटक प्राय सभी प्रकार के प्रगीत और मुक्तक भी लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थीं। बाद में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ, और इनकी कविताएं फिर बाद में किससे होने लगी? सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित होने लगी। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? तो भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की। ठीक है। राजपूत आन की कथा है सिद्धराज, ऑप्शन बी रंग में भंग, ऑप्शन सी पंचवटी, ऑप्शन डी साकेत। 40 नंबर का प्रश्न है, तो किसमें है?
राजपूत। आगे देखेंगे, राजपूत आन की कथा किसमें है? रंग में भंग। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40 हो गया। अगला देखते हैं, चिरगांव किस कवि का स्थान है ना? तो चिरगांव किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है, झांसी चिरगांव। किसान के रचनाकार हैं, किसान के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। किसान किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त है। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं, तो मैथिली शरण गुप्त है, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। सिद्धराज ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है जय भारत, ऑप्शन डी है हिडिंबा, ऑप्शन सी है हिडिंबा, ऑप्शन डी है कृषक क्रंदन। तो कौन सा नहीं है? 44 नंबर का प्रश्न है, तो कृषक क्रंदन नहीं है। बाकी और सबको हम लोगों ने तो अभी देखा है। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? पंचवटी है ना, यशोधरा भी है, साकेत भी है, रेणुका नहीं है। क्या नहीं है? तो रेणुका नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आज हम लोगों ने जो है 45 नंबर तक हम लोगों ने किया है। अब इसके आगे अगली क्लास अगले दिन करेंगे। और आपको अगर ये क्लास जो है अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो आप इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें। आज की क्लास यहीं तक, अगले दिन फिर मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।